चलिए बच्चों, आज हम अपना एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर 10th का, ये साइंस का क्लास 10th का ये चैप्टर है। ठीक है। और फिजिक्स के एक पार्ट में आता है ये, तो थोड़ा सा हम पढ़ना शुरू करते हैं इसके बारे में कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होती क्या है, ये जानते हैं सबसे पहले। अब देखो क्या है ना बच्चों, हमने अपने आस पड़ोस में अपने, मतलब अगर हम अपनी सराउंडिंग की बात करें तो हम बहुत तरीके की चीजों को देखते हैं डेली बेसिस पर। ठीक है। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें दिख जाती हैं और बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं दिखती। जैसे कि जनरली अगर हम बात करें, आप कभी किसी थिएटर में मूवी देखने गए हो या अपने स्कूल के एवी रूम में गए, ठीक है, तो वहाँ कंपैरेटिवली बाहर से अंधेरा रखा जाता है ताकि प्रोजेक्टर पे स्क्रीनिंग अच्छे से हो सके। तो उसकी वजह से वो रूम डार्क होता है। तो वहां पे हमें कभी कभी ना देखने में चीजों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। वहीं अगर किसी रूम में लाइट जल रही होती है तो चीजें बहुत अच्छे से विजिबल होती है। ऐसा क्यों होता है? यही मेन हमारी चैप्टर के अंदर जानने की बात है कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है। देखो बेटा, अगर हम बात करें दिन की, तो during the day, sunlight help us to see object and object reflect light falls on it. अब जो लाइट होती है ना, वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फॉल होती है, अगर दिन की बात करें, सनलाइट होती है ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है, तो ऑब्जेक्ट्स उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है। अब जितना ज्यादा शाइनी ऑब्जेक्ट होगा वो उतनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, और जितना ज्यादा नॉन शाइनी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उतनी कम लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। द रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज, अब हमारी आईज के अंदर रेटिना सेल्स होते हैं, ये रिफ्लेक्ट होकर हमारी रेटिना के ऊपर आके प्रोजेक्ट होती है। ठीक है। तो हम उसे देख पाते हैं, फिर हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज अ लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू। तो जनरली हम कैसे देख पाते हैं? कोई ट्रांसमिटेड या कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, उसमें से हम इसे देख पाते हैं। ठीक है। अब इसके साथ बहुत सारे फिनोमेना है बेटा, जैसे कि मिरर कैसे बने, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, बहुत सारी चीजें जो हम इसमें चैप्टर में आगे पढ़ने वाली। ठीक है। तो हम लेकिन नॉर्मल एक बात कर लेते हैं कि हम जैसे कि देखिए, अगर हम कोई नॉर्मल फिनोमेना करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो लाइट है ना वो कैसे ट्रेवल करती है, वो स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती है। ये एक हमारे जानने वाली बात है। देखो अभी क्या कह रहा है, द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट लाइट कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट यूजुअली इंडिकेट एज रे ऑफ लाइट। तो एक सोर्स ऑफ लाइट से जब कोई एक शार्प लाइट निकलती है और वो किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट शेडो कास्ट कर रहा है। जनरली ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि क्या करते हैं, जिनके अंदर से लाइट पास नहीं होती, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहलाए जाते हैं, वही शेडो कास्ट करते हैं, ना कि ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स शेडो कास्ट नहीं करते। अगर हम आगे बात करें, देखो, इन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, द लाइट हैज अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड वॉक इन द स्ट्रेट लाइन। अब लाइट की क्या खासियत है कि लाइट जो है ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है तो बहुत छोटी हो जाती है। ठीक है। और उसकी एक टेंडेंसी होती है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, जिसकी वजह से डिफ्रैक्शन होती है लाइट की, यानी लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक यूजिंग रे रेज फॉल्स टू एक्सप्लेन द फिनोमेना एज डिफ्रैक्शन, और इससे हमें डिफ्रैक्शन होने का पता चलता है। अब सबसे अगर हम बात करें तो 20th सेंचुरी में ये बात खोजी गई थी कि ऐसा 20th सेंचुरी में पता चलता है कि लाइट ऐसे करती है, लाइट के साथ ऐसा है। ठीक है। अब लाइट कैसे काम करती है? तो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, एक स्ट्रीम यानी एकदम स्ट्रेट लाइन में, एक अगर आप बात करें तो एक झरने टाइप स्ट्रीम, जैसे झरना गिरता है तो बिल्कुल उसी तरीके से लाइट ट्रैवल करती है, और उसकी स्पीड थोड़ी सी या थोड़ी या थोड़ी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। अगर हम आगे बात करना चाहें इस चैप्टर में, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हमें कुछ लॉस पता चलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, की एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है बेटा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे सब की सब एक ही प्लेन के ऊपर लाई करती है। ये दो चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर आप इसकी फिगर है आगे, नहीं इसमें फिगर नहीं है, ये चीज हम पहले भी सीख के आए, लास्ट ईयर भी हमने 8th क्लास में भी आपने ये पढ़ी होगी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी जहाँ से लाइट की रे आ रही है, ठीक है, फिर वो किसी मिरर पे किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, वहां से वो रिफ्लेक्ट होती है, जो रिफ्लेक्ट होती है तब वो फॉर्म करती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा आपस में इक्वल होते हैं बेटा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं? दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है बेटा
जिसका बल्जिंग पार्ट शाइनी होता है, यानी जो आउटवर्ड होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, बाहर वाला, ये शाइनी होता है, और कॉन्वेक्स होता है जिसके अंदर इनवर्ड वाला पार्ट शाइनी होता है। ठीक है, अब इसने कहा कि हमें स्फेरिकल मिरर दो तरीके के हो सकते हैं, एक जो कर्व्ड इनवर्ड हो और दूसरे जो कर्व्ड आउटवर्ड हो। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ मुड़ा होता है जिसे हम कॉनकेव कहते हैं, यानी ठीक है, जैसे ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है ना, ब्लैक ब्लैक, ये कॉनकेव है। और वहीं एक स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, जिसका सरफेस आउटवर्ड की तरफ है, उसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं। ये जो सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन है मिरर की, फिगर्स में दे रखी, देखिए पहला कॉनकेव, ये केव बन रही है ना इसलिए, ठीक है, और ये कॉन्वेक्स, देखिए बाहर की तरफ आउटवर्ड बल्कि। अब इसके साथ हमें कुछ नई चीजें जानने को मिली, आगे चलते हैं तो हम इसमें देखते हैं। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना स्फेरिकल मिरर का, ये सिर्फ एक पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है बेटा? पूरे के पूरे स्फेयर का। एक स्फेयर की शेप होती है 3D स्ट्रक्चर, जैसे हमारी बॉल होती है बिल्कुल वैसी। ये मिरर उसका एक पार्ट होता है, और जिसका आउटवर्ड सरफेस होता है ना, जो शाइनी वाला पार्ट होता है इसका, ठीक है, वो उसका वो होती है सरकमफेरेंस होती है उसकी। तो इसके अंदर कुछ कुछ चीजें होती हैं, द पॉइंट, दिस जो ये स्फीयर होता है बेटा, इसका एक सेंटर होता है, इस सेंटर को हम बोलते हैं द पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सी से डिनोट किया जाता है, लेटर सी से डिनोट करते हैं इसे हम, ये देखिए। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का पार्ट नहीं है ये, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आउटसाइड लाई करता है, क्योंकि है तो ये स्फेयर का सेंटर। अब मिरर और लेंस उसका एक पार्ट है, तो इसलिए उससे बाहर फॉल करता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। अब कॉन्केव मिरर में ये फ्रंट में लाई करता है, और कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड लाई करता है, ये लाइज बिहाइंड इन द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब आप इस चीज को नोट कर लीजिए, जो इसका रेडियस होता है, किसका, जो रेडियस स्फेयर का है, सिर्फ मिरर की बात नहीं कर रहे हम स्फेयर की बात कर रहे हैं। तो ये मिरर इसका स्फेयर का जो रेडियस है बेटा, इसे बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ, ठीक है, इसको हम लेटर आर से डिनोट करते हैं। अब जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जो डिस्टेंस किसका, पीसी का। इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अब कोई लाइन है जो पोल से कर्वेचर की तरफ तक जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा रही है, ठीक है, वो क्या होगी, वो बेटा उसका रेडियस होगी, ठीक है। द लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। आज और इधर हम देखते हैं, देखिए ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा बेटा आपका फोकस, ये रहा बेटा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है ए बी प्लेस करके जो दिखा रखा है आपको, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, ठीक। चलिए, तो चलिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है आपको। इसमें एक एक्टिविटी दी है, ये वाली एक्टिविटी जो है ना 10.2, इसमें एक एक्टिविटी दी है। इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है कि आप एक पेपर के ऊपर एक ना पॉइंट बनाइए विद द हेल्प ऑफ यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास। और मैग्नीफाइंग ग्लास जब आप यूज करेंगे और उसके ऊपर सनलाइट की रेज एक साइड से पास होंगी, दूसरी साइड आप पेपर के ऊपर एक स्मॉल डॉट बना के रखेंगे, ठीक है। अब जब ये स्मॉल डॉट बना के रखेंगे आप, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि पेपर में ना आग लग जाएगी, अगर आप अपना हैंड को स्टिल रखते हैं, शेक ज्यादा नहीं करते हैं, और वो डॉट मेंटेन रहता है। अरे ऐसा इसलिए होता है, तो इस नाम से यही पूछा है इस एक्टिविटी में कि ऐसा क्यों हुआ है और ऐसा क्या होता है। अब देखिए, जब लाइट सन से आ रही है, ठीक है, हम क्या करते हैं, ये देखो, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा मिरर होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर बेटा कॉनकेव मिरर होता है। अब कॉनकेव मिरर का ना काम है, कॉनकेव मिरर क्या करता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जब सनलाइट पास होती है ना उसमें से, ठीक है, तो सनलाइट की पास होने के बाद रेज सारी एक पॉइंट पे आके, एक पॉइंट पे आके अट्रैक्ट होती है, जिसे मुझसे एक पॉइंट फॉर्म करना होता है पेपर पे, ठीक है, उसे एफ हम डिनोट करते हैं। फोकस पे आके वो मीट करती है यहाँ पे बेटा, ठीक है। अब जब वो फोकस पे आके मीट करती है, तो उससे क्या होता है ना कि अब सन की रेज है, अब सनलाइट है, वो सिर्फ लाइट नहीं है, उसके अंदर एनर्जी भी है, हीट एनर्जी है, जिससे हम और भी बहुत काम करते हैं।
ठीक है, तो वो हीट एनर्जी के साथ ट्रैवल करती है, और जब वो हीट एनर्जी ट्रैवल करती है तो पेपर में वो बर्न करना शुरू कर दी, क्योंकि पेपर की जो क्या कहते हैं बर्निंग रेशियो वो है, टेम्परेचर जो फायर कैचिंग टेम्परेचर है, वो कोई बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं, तो वो आसानी से जल जाता है। अगर आप अपना हाथ 3 4 5 मिनट तक तेज धूप में स्टिल रखेंगे, हिलाए ना, अपने हाथ को शेक ना करें, उससे वो खराब हो जाते हैं, उससे चीजें नहीं बन पाएंगी फिर, अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश करते हैं। यही सेम चीज इसमें समझा रखी है कि दिस पॉइंट इज फोकस ऑन दी कॉन्केव मिरर, इस पॉइंट को फोकस बोला जाता है कॉन्केव मिरर पर। देखिए यहाँ पे एफ है ना बेटा, ये इसकी बात कर रहा है, ये कह रहा है कि जो हीट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइट से प्रोड्यूस हुई है वो पेपर को इग्नाइट कर देती है, जला देती है। ठीक है, अब ये इसके क्या है, अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ बता रहा है बेटा मिरर की, अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ। ऐसी बहुत सारी लाइटें ट्रैवल करके आती है, लेकिन पॉइंट एक फॉर्म करती है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। सिमिलरली ऑब्जर्व, यही सेम चीज कॉन्वेक्स मिरर में भी होती है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, शाइनी सरफेस इस साइड होता है ना, तो वो डाइवर्ज कर जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा चली जाती है, और इधर अगर हम देखें तो एक इमेजिनरी काइंड ऑफ फॉर्म होती है एफ पर। ठीक है, अब इसको भी फोकल लेंथ और इसे एफ से ही डिनोट करते हैं, सेम दोनों। ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सब इसकी फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, समझ आया? उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले पार्ट में। एक चीज यहाँ से और जानते जाइएगा बच्चों, इसको क्या मतलब होता है कि ये जो आर होता है, रेडियस होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर लाइज मिडवे। इससे हमें पता चलता है कि जो प्रिंसिपल फोकस है वो बिल्कुल मिडवे में लाई करता है मिरर, स्फेरिकल मिरर पे। ठीक है, अब इसके बाद जो पार्ट आएगा बेटा, वो पार्ट आएगा इसकी इमेजेस कैसी फॉर्म होती है। एक झलक मैं आपको दे देता हूँ, जिसने भी अगर वो पहले खोल के देखी है तो उसे कुछ आइडिया होगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए आप ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, और जो भी डाउट होते हैं आपके अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए।